वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसा कि मैंने बताया था हमारा और आपको पता है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, मतलब अम्ल क्षारक एवं लवण। तो कुछ बच्चों ने मुझे डिमांड किया कि सर हिंदी में नोट्स दीजिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, जो चैप्टर सेकेंड से आएगा वो हिंदी में आपको यहाँ मतलब नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए, जो मैंने बोला था इस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका है एसिड और बेस को कंपेयर करके समझे, तो फिर हमारा सॉल्ट वाला पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब एसिड को समझेंगे, बेस को समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब समझने में बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। और इन दोनों को जैसे हम समझ जाएंगे तो हमारा सॉल्ट वाला पार्ट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड करके हमारा सॉल्ट बनेगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एसिड और बेस। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, एसिड हो गया और बेस हो गया, इसका मतलब आपका अम्ल हो गया और क्षार हो गया या क्षारक हो गया। या क्षारक को ही हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। इस क्षारक को ही हम क्या कहते हैं? भस्म। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। तो देखिए, जो हमारा एसिड होता है, एसिड का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। और बेस का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वा। बेस का स्वाद क्या होता है? कड़वा। अच्छा, इसका मतलब आपको पता चल गया कि पहले वीडियो में मैंने समझाया था कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। जैसे नींबू, नींबू क्या है? एसिड है। अच्छा, फिर जाके आपका बेर, बेर क्या है? खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। तो आपको मतलब वो करेगा कि मतलब जो चीज़ खट्टा होगा वो एसिड होगा और जो चीज़ कड़वा होगा वो आपका, जैसे नीम का पत्ता, नीम का पत्ता क्या है? कड़वा है, तो इसका मतलब वो बेस है। तो जो भी चीज़ कड़वा होगा वो हमारा बेस होगा और जो भी चीज़ खट्टा होगा वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। अच्छा, इसका जो पीएच का मान होता है ये 7 से कम होता है। अब एक नया शब्द आ रहा है पीएच। तो पीएच क्या होता है वो मैं आपको पीएच स्केल बना के बहुत बढ़िया करके समझा दूंगा। अच्छा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है बेस, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है एसिड। अच्छा, एसिड क्या करता है? इसका जो जलीय विलयन होता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में क्या देता है? एस धनायन देता है। और क्षारक जो है जलीय विलयन में क्या देता है? OH ऋणायन। अच्छा, अगला, एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। और बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमने अलग अलग करके मैंने सिखाया था कि हाँ एसिड और बेस में क्या अंतर है। अब इसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि देखिए, हमने जैसे सीखा था एसिड का स्वाद, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड। और ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। अच्छा, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये लिटमस पत्र होता है ना, ये वास्तविक रूप में रेड होता ही नहीं है। ये जो वास्तविक रूप में ये जो लिटमस पत्र होता है, ये एक पत्ता होता है और ये किस कलर का होता है? ये नीले कलर का ही होता है। ये किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है। हमें इसे रेड में पहले बदलना पड़ता है, उसके बाद जब जैसे हम बेस डालते हैं तो रेड से फिर ये क्या होता है? नीला हो जाता है। इसका मतलब ये पहले से ही हमें नीले रूप में ही प्राप्त होता है। और नीले लिटमस से जब ये लाल हो जाता है तो हम इसे कहते हैं एसिड, और लाल से जब नीला हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बेस। लेकिन ये वास्तविक रूप में तो नीला ही होता है, लाल तो होता ही नहीं है। इसको मतलब पहले क्या करते हैं? हम रेड में पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको एसिड डालते हैं, मतलब बेस डालते हैं। तो यदि ये नीले मतलब रेड से नीले में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे बेस। तो इस तरह से हमने बेस और ये मतलब एसिड के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब जो हमें जो मेन बात बताना है, ये तो हमने थोड़ा रिवीजन कराया कि हाँ पहले हमने पढ़ा क्या है। अब जो मेन है कि जो एसिड है, तो ये एसिड को हम अलग अलग तरीके से बांटते कि अलग अलग मतलब रसायन शास्त्र आए, अलग अलग रसायन शास्त्र आके इनको अलग अलग तरीके से किस तरह से बांटा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इसको इस तरह, एक होता है आर्हेनियस सिद्धांत और एक होता है आपका ब्रोस्टेन-लॉरी सिद्धांत और एक होता है आपका लुईस सिद्धांत। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे किसको? सबसे पहले हम समझेंगे आर्हेनियस सिद्धांत को। तो आर्हेनियस सिद्धांत को हम आर्हेनियस आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस आयनिक सिद्धांत, आयनिक सिद्धांत।
इसका मतलब आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो या तो एस धनायन देगा, या तो वो एस धनायन देगा, या तो हाइड्रोनियम आयन, तो वो अम्ल कहलाएगा। और यदि उसका जलीय विलयन OH ऋणायन देता है तो क्षार कह रहेगा। तो चूंकि वो एस धनायन और वो क्षार में OH ऋणायन की बात करता है, इसीलिए इसे आयनिक सिद्धांत कहते हैं। तो चूंकि इसे आर्हेनियस नामक एक रसायनज्ञ ने दिया था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आर्हेनियस ने दिया था, इसीलिए हम इसे आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ये जो आर्हेनियस है इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब जो हमारा भौतिक रसायन है उसके हम फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी इसके नाम से भी इसे जानते हैं। आर्हेनियस को हम फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला था अम्ल एक वह पदार्थ है जो अम्ल का जलीय विलयन एस धनायन देगा, उसे हम कहते हैं अम्ल। ये मतलब ये कहता है अम्ल का जो जलीय विलयन है वो एस धनायन देता है, और जो बेस का जो जलीय विलयन है वो OH ऋणायन देता है। इसको हम कुछ रिएक्शन के द्वारा सीखते हैं कि इन्होंने किस तरह से आर्हेनियस ने दिया है। देखो आधुनिक विचारधारा किसके? आर्हेनियस धारणा, मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये सीड में इन्होंने कहा है, आर्हेनियस ने कहा है, बड़े मस्त करके समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस ने कहा है कि जो एसिड होता है, एसिड का जो जलीय विलयन है, जैसे कहने का मतलब HCl, ये HCl क्या है? ये HCl क्या है? एसिड है। तो इसका जो जलीय विलयन है मतलब H2O के साथ ये क्या देता है? ये H2O के साथ हमारा हाइड्रोनियम आयन देगा, ये हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक, ये H2O के साथ क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देता है। अच्छा, जो हमारा मान ले H2SO4 है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और जो अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं वो क्या होता है? अलग हो जाता है। अच्छा, H2SO4 इसका जो जलीय, ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो जलीय विलयन है ये क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन तो देगा ही देगा, और साथ में ये जो वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व है ये हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं आर्हेनियस के अनुसार ये जो मतलब अम्ल होता है ये हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, या तो हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन क्यों बोलते हैं हम? देखो ये आपका H पॉजिटिव है, और जैसे इसका जलीय विलयन में हम मिलाते हैं तो क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। देखिए याच यहाँ पे एक है, याच यहाँ पे दो है, तो टोटल यहाँ पे H3 हो गया, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। साथ में देखो आयन धनायन है, इसका मतलब ये धनायन मतलब कैटायन है। तो इसीलिए कहते हैं कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करता है? ये इस अम्ल का जो जलीय विलयन है या तो हाइड्रोजन आयन देगा या तो हाइड्रोनियम आयन देगा। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसका आप समझ जाइए कि आपको आर्हेनियस का सिद्धांत समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरह आर्हेनियस ने क्या दिया था? बेस को लेकर दिया है। देखिए आर्हेनियस ने क्षारक को लेकर क्या दिया है? नहीं, क्षारक का जो जलीय विलयन है वाटर, क्षारक का जो जलीय विलयन है, तो ये जो वाटर है H2O, इसका जो जलीय विलयन है ये क्या देता है? OH ऋणायन देता है। क्या देता है? OH ऋणायन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन हमेशा याद रखिए हाइड्रोक्साइड हमेशा एनायन को दर्शाता है, अर्थात नेगेटिव को दर्शाता है। तो देखिए ये NOH, देखिए Na पॉजिटिव और OH दे दिया। अच्छा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि आर्हेनियस के अनुसार जो एसिड होता है, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या देता है? एस धनायन देता है। और आर्हेनियस के अनुसार जो बेस होता है, क्षारक होता है, क्षारक का जो जलीय विलयन होता है उसे हम अभी मैंने एक बताया था कि एक होता है भस्म। भस्म मतलब क्षारक, भस्म मतलब क्या होता है? क्षारक। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझना, क्या होता है? क्षारक। अब ये क्षारक होता है और एक शब्द आपने सुना होगा क्षार। दोनों में क्या अंतर है? देखो दोनों में बहुत ही ज्यादा भयंकर बड़ा अंतर नहीं है, माइनर डिफरेंट है। खाली समझने की बात है कि जो क्षार होता है तो वह क्षारक जो पानी के साथ
आसानी से घुल जाती है उसे हम क्षार कहते हैं, और जो आसानी से नहीं घुलती है उसे हम क्षारक कहते हैं, और जो आसानी से घुल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जो पानी में आसानी से घुल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। जो पानी में आसानी से नहीं घुलती है उसे क्षार। तो अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या प्रत्येक क्षारक क्षार होता है? आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या प्रत्येक क्षारक क्या क्षार होता है? मैंने अभी अभी बताया कि जो आसानी से घुल जाए वो क्षार होता है। अच्छा, तो ये क्षार क्या होता है? क्षारक का ये भाग है। तो इसमें आपको समझना यह है कि प्रत्येक क्षार क्षारक है, बट प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं है। प्रत्येक क्षार क्षारक है, बट प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं है। तो इस तरह से आप क्षारक और क्षार में, जो पानी में आसानी से घुल जाए वो क्षार, जो पानी में आसानी से ना घुले वो क्षारक। लेकिन क्षार क्या है, पूरा का पूरा क्षारक के अंदर आएगा, लेकिन हर एक क्षारक क्षार नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए, अभी हमारा ये पता चल गया कि एक आर्हेनियस के अनुसार हमने समझा है। अब आता है आपका ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत। क्या सिद्धांत? नंबर 1 हो गया आपका आर्हेनियस का सिद्धांत, नंबर 2 आप समझेंगे ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत एवं ब्रोस्टेन एवं लोरी सिद्धांत। देखो, ये दो व्यक्ति थे, दो रसायन शास्त्र थे, इन दोनों ने मिलकर एक नया, देखो आर्हेनियस से लेकर इन्होंने अपडेट कोई वर्जन दिया, अलग से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं दिया। लेकिन हाँ, आर्हेनियस ने बोला था कि हाँ हाइड्रोजन आयन निकलती है तो इसे हम कहते हैं अम्ल, और यदि वो जलीय विलयन में यदि OH ऋणायन निकलती है तो उसे हम कहते हैं क्षारक। तो इन्होंने उसी को ही अपडेट वर्जन करके एक नया एक लॉन्च कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि ब्रोस्टेन एवं लोरी का सिद्धांत। अच्छा, ब्रोस्टेन एवं लोरी ने क्या कहा, थोड़ा वो देखते हैं। ब्रोस्टेन एवं लोरी के अनुसार देखिए, लोरी, तो ब्रोस्टेन और लोरी के सिद्धांत का, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक शब्द याद कीजिए, कीवर्ड प्रोटॉन दाता ग्राही। क्या होता है? प्रोटॉन दाता ग्राही। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जो एसिड होता है ना, जो अम्ल होता है, इन्होंने कहा है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है या विलयन है जो जिसका जो जलीय विलयन या जलीय घोल क्या देता है, प्रोटॉन देता है, और जिसका जो क्षार है उसका जो क्षार का जो जलीय घोल प्रोटॉन लेता है। अच्छा, जो देता है तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए, आप यदि किसी को पैसा देते हैं, 200 रुपए आपको किसी को उधार देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप दानी हुए। और यदि कोई आपसे 200 रुपए उधार लेता है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ऋणी हुआ, इसका मतलब ग्राही हुआ। तो जो देता है वो दाता, और जो लेता है वो ग्राही, मतलब ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि ये प्रोटॉन को देता है और लेता है, तो इसीलिए से दाता और ग्राही। तो इसको जो आप समझते हैं, मतलब ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत बोलते हैं ना, तो ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत को प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन को देता है और एक प्रोटॉन को लेता है। तो ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत को हम देखते हैं, ब्रोस्टेन एवं लोरी सिद्धांत एवं लोरी सिद्धांत। इसके अनुसार सबसे पहले हम किसको समझते हैं? सबसे पहले हम अम्ल को समझते हैं। अच्छा, ब्रोस्टेन एवं लोरी कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। जैसे देखिए HCl, तो HCl का जो जलीय विलयन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोटॉन देगा और नेगेटिव वाला अलग हो जाएगा। तीनों इन एस धनायन को, इनके प्रोटॉन कहने का मतलब है, याद रखना, इनके प्रोटॉन कहने का मतलब है एस धनायन की बात की जा रही है। ठीक, अच्छा, तो जो अम्ल एस धनायन दे रहा है, इसका मतलब H2SO4 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो जलीय विलयन है ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे SO4 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन देता है उसे हम देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिया है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन दाता मतलब देने वाला। अच्छा, HNO3 का देखिए, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो इसका जो जलीय विलयन है तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा प्लस आपका NO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो देखो, आप ब्रोस्टेन एवं लोरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या करता है, प्रोटॉन दाता होता है, इसका मतलब प्रोटॉन देता है। इसी चीज को आप थोड़ा सा क्षारक को लेके आप यदि समझते हैं, यदि आप क्षारक को लेके समझते हैं तो क्षारक को देखिए, क्षारक
तो इन्होंने क्या कहा, ब्रुस्टोन एवं लोरी ने कहा कि क्षारक वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल में क्या करता, प्रोटॉन देता था और इसमें प्रोटॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे आपको पता है कि OH नेगेटिव एक क्या है, क्षारक का रूप है, और H धनायन, तो यह जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, H2O। इसका मतलब क्या, इन्होंने प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्षारक। तो जो प्रोटॉन दाता होता है वो एसिड, और जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो हमारा क्या होता है, क्षारक। अच्छा, इसी को अब ले लेते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे OH नेगेटिव हो गया प्लस आपका Na पॉजिटिव हो गया, तो इसका आपका क्या बनेगा, NaOH। तो देखिए आपका क्षारक बना। तो इसके हम क्या कहते हैं, ब्रुस्टन एवं लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होता है, ठीक है, जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड, और जो मतलब प्रोटॉन ग्राही होता है उसे हम कहते हैं क्षारक। तो इस तरह से मतलब ब्रुस्टन एवं लोरी ने अम्ल और क्षारक को क्या किया, तुलना किया। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, जो तीसरा आपका पॉइंट होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या खत्म हो गया, आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आर्हेनियस का सिद्धांत खत्म हो गया, आपका कॉन्सेप्ट ब्रुस्टन लोरी सिद्धांत हो गया। अब आपका आता है लुईस सिद्धांत। देखिए लुईस सिद्धांत को समझते हैं, नंबर तीसरा पॉइंट। लुईस सिद्धांत ने क्या कहा, लुईस अवधारणा, लुईस अवधारणा ने क्या कहा, इसका मतलब लुईस, देखिए लुईस अवधारणा में एकदम सिंपल सी बात है, इसका जो कीवर्ड है आपको याद रखना, लोन पेयर। अब बात आती है लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। इन्होंने क्या किया, जो अम्ल वह मतलब जो पदार्थ जो लोन पेयर देता है, एक होता है लोन पेयर देता है तो जाहिर सी बात है दूसरा कोई लोन पेयर लेगा, और इसमें जो साझेदारी होगी दोनों की सहसंयोजक बंध की होगी, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की होगी। अच्छा, एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है पता है, आयनिक बॉन्ड जैसे Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक देता है तो पूरा ही दे दिया, इसीलिए तो इस पर पॉजिटिव लगा, और Cl ने लिया है तो दोनों ने लिया है, इसका मतलब यहां पे नेगेटिव हो गया। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक पूरा दे देता है और एक पूरा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन आपको इस टॉपिक को समझने के लिए एक टॉपिक समझना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, सहसंयोजक बंध में देखें हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसे भी एक चाहिए तो ये बोलेगा कि यार भाई मुझे एक चाहिए तो मैं तेरे से लेता हूं, जब तुझे चाहिए तो तू मेरे से ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने पूरा पूरी नहीं दिया बट खाली साझेदारी किया। इसका मतलब इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बॉन्ड H1H, इसका मतलब इसे कहते हैं सहसंयोजक। उसी प्रकार आप मान लीजिए N को ले लीजिए, N में क्या होता है, N में होता है आपका इस तरह से होता है, तो N के पास यहाँ कितना है 5, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए ये इससे क्या करेगा, ये 3 ले लेगा, और ये इससे क्या करेगा, ये 3 ले लेगा। 3 में क्या होता है, साझेदारी होता है, इसका मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए इनमें साझेदारी, ऐसा नहीं कि N ने पूरा दे दिया और N ने इसको पूरा दे दिया, इन्होंने क्या किया, बस अभी मुझे जरूरत है तो तू दे, और तुझे जब जरूरत होगी मैं दूंगा। तो इस तरह से जब बॉन्डिंग बनता है तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस टॉपिक में जो लुईस अवधारणा है, तो इसमें आपको ये पता होना है कि हाँ, इसमें जो साझेदारी होगा बराबर की साझेदारी के, तू जी मुझे 2 देता है तो मैं भी तुझे 2 दूंगा, ठीक है, मैं तुझे यदि 1 देता हूं तो तू भी मुझे 1 देगा, इसका मतलब दोनों में जो बॉन्ड बनेगा शायद। लेकिन मेन टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, कि आपका लोन पेयर किस हिसाब से, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा, जैसे कहने का मतलब देखिए NH3 और BF3, इन दोनों में आपको रिएक्शन करके समझा देता हूं कि कौन एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और कौन एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर NH3 को आप बनाइए, तो जब NH3 को आप बनाएंगे, देखिए N हो गया, तो इधर आपका क्या हो गया
H, इधर H और इधर आपका H। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, एक एक बिंदु होता है, हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है, और N में कितना होता है आपका 1 2 3 और इधर आपका 4 5। ठीक, अच्छा B में आप देखिए, B F हो गया, F हो गया और इधर F। तो B का कितना होता है, देखिए B का होता है 5, 5 को तोड़ो 2,3, इसका मतलब B का कितना हो जाएगा 1 2 3। और F का आपका कितना होता है, F का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आती है आता कैसे। देखिए फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। 9 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 2,7 आता है। तो जो लास्ट वाला जो होता है ना, वो हमारा संयोजकता कोष को दर्शाता है। तो लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन आपका आएगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। उसी तरह बी का देखिए, बी का आपका कितना होता है 5, तोड़िए 2,3। तो देखिए लास्ट में कितना है आपका 3, तो देखिए बी का आपका 3। उसी तरह नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, तोड़ो 2,5। तो देखिए लास्ट में आपका कितना है 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब लास्ट वाला आपका वैलेंसी सेल डिसाइड करता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब बिंदु आएगा कितना। तो आप देखिए जब ये लोग इससे साझेदारी कर लेंगे ना, जब देखिए हाइड्रोजन इससे साझेदारी करेगा, हाइड्रोजन इससे साझेदारी करेगा, हाइड्रोजन को एक चाहिए होता है, ये फ्लोरीन इससे साझेदारी करेगा, फ्लोरीन इससे साझेदारी करेगा और फ्लोरीन इससे है। अब देखिए बोरान के पास देखिए 1 2 3 है और बाकी इन तीनों के से एक एक करके लेगा, लेकिन अभी भी बोरान को 2 कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 8। तो देखिए 1 2 3 है, 4 5 6 हो गया, अभी भी 2 चाहिए। अभी 2 लेगा किससे, तो जाहिर सी बात है इसके लेगा वो। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी ज्यादा है, तो बोरान बोलेगा तू मुझे दे। तो देखिए इस तरह से वो क्या करेगा, देगा। 3 में क्या बन जाएगा, N बन जाएगा, इनमें क्या बनेगा N बन जाएगा और NH और इधर B। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होगा, तो इसका मतलब देखिए इसे कहते हैं लोन पेयर, क्योंकि इनमें जो एक युग्म यदि बचा रहता है उस युग्म को हम लोन पेयर कहते हैं। पेयर मतलब युग्म होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जैसे आपको पता चल गया कि NH3 इसने क्या किया है, दिया है। तो देखिए इसने देखिए अपना लोन पेयर दिया है, इसने अपना लोन पेयर दिया है। तो जो देता है उसे हम दाता कहते हैं, वो जो लेता, इसने देखिए बी ने क्या है लोन पेयर लिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्राही। तो अब बात आती है लुईस अवधारणा कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो आप समझिए लुईस अवधारणा के अनुसार जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म में लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उदाहरण से कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है उसे क्षारक कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म में लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। तो इससे आप समझ क्या गए, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, एसिड होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो लोन पेयर डोनर होता है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है वो बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो हमारा क्या होता है, अम्ल। तो लुईस अवधारणा के अनुसार आपको समझ में आ गया है कि किस वक्त हम समझेंगे कि यह एसिड है और किस वक्त हम समझेंगे कि ये बेस है। जो मतलब लोन पेयर डोनर होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, तो जो देता है वो क्षारक और जो लेता है वो आपका अम्ल। तो इस तरह से आपका 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हाँ आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, और आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, ब्रोस्टेम एंड लोरी के अनुसार क्या होता है, और लुईस। अब आर्हेनियस के अनुसार आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्हेनियस के अनुसार जो H धनायन देता है, ठीक है, एसिड, और जब OH ऋणायन देता है जल के विलयन के साथ, वो क्षार। ठीक, अच्छा, ब्रोस्टेन एवं लोरी के अनुसार आपको समझ में आ गया है, ब्रोस्टेन एवं लोरी के अनुसार कि ये प्रोटॉन दाता और ग्राही होता है। तो जो प्रोटॉन H धनायन होता है वो प्रोटॉन दाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये अम्ल है। और जो मतलब OH ऋणायन जो प्रोटॉन ग्राही करता है, मतलब H धनायन लेता है। यदि H धनायन दिया, ठीक है, तो प्रोटॉन दाता।
एल्थेनाइन लिया तो प्रोटॉन ग्राही, तो जो ग्राही होगा वो हमारा क्षारक कहलाएगा, और जो दाता होगा वो हमारा प्रोटॉन दाता होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इस तरह से ब्रोस्टन, लेकिन ये दोनों नियम ज्यादा चला नहीं, और ये दोनों नियम के बाद एक संशोधन रूप आया और बहुत ही आधुनिक सिद्धांत, तीनों हैं आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा मतलब माना जाता है लुईस अवधारणा को समझा जाता है। तो लुईस अवधारणा के अनुसार मैंने क्या बोला कि जो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो लोन पेयर होता है वो यदि देगा और या तो लेगा, तो जो लोन पेयर देता है वो बेस, जो लोन पेयर देता है वो क्या कहलाता है, बेस मतलब क्षारक, और जो लोन पेयर लेता है, और जो लोन पेयर लेता है, लोन पेयर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड मतलब अम्ल। तो तीनों कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि हाँ अम्ल और क्षारक किस तरीके से होता है। अच्छा, थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ, ये जो एसिड है ना, ये एसिड को ना हम दो प्रकार से बांटते हैं। अभी अभी आपको पता चला है कि जो एस धनायन देता है वो लोन पेयर मतलब एसिड होता है। अच्छा, तो ये भी तो क्वेश्चन आता है कि सर क्या सारे के सारे एसिड में क्या एस धनायन होता है? बिल्कुल नहीं, ये याद रखिएगा, सारे के सारे एसिड में एस धनायन नहीं होता है। कुछ एसिड ऐसा होता है जो बिना एस धनायन के भी मतलब हाइड्रोजन के भी पाया जाता है। जैसे आप याद रखिएगा, यदि किसी भी यौगिक में यदि 50% ऑक्सीजन या 50% से अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो भी हमारा एसिड कहलाता है। उदाहरण के तौर पर CO2। अच्छा, इसमें क्या मैंने बोला कि 50% मतलब 2 या 2 से अधिक यदि ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में भी किसकी मात्रा होती है, एसिड की मात्रा होती है। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो आपका कार्बन होता है और जो हाइड्रोजन होता है ये हमेशा एसिड की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब उसकी प्रबलता को कम कर देता है। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाएगी वो उतना ज्यादा ही कमजोर एसिड होगा, मतलब वीक एसिड। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपका वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बारे में नेक्स्ट मैं आपको बहुत बढ़िया करके समझाऊंगा विथ रिएक्शन के साथ कि हाँ वीक एसिड किस समय होगा, क्योंकि ये टॉपिक जब आपका सॉल्ट वाला टॉपिक क्लियर होगा तो बढ़िया करके मैं आपको सॉल्ट वाला टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। तो अभी मैं आपके लिए सबसे पहला मुझे आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का सिद्धांत के आधार पर एसिड और बेस को बांटना, और ब्रोस्टन एवं लुईस के अनुसार बेस और एसिड को बांटना, और लुईस अवधारणा के अनुसार बेस और एसिड को बांटना। तो तीनों कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरह से समझ जाएंगे, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट में बॉक्स में डालिएगा, मैं और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको बेस कंप्लीट करना है तो इसका फर्स्ट वीडियो देख के आप बेस और भी ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।